बराबर है। खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारखी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, सर। और स्वागत है विदेश से। जी हाँ, इस टाइम विदेश यात्रा पे हैं और बीच बीच में वो मैं उन्हें परेशान करता रहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। पीछे उनका जो बिल्कुल। पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा अगर शोर शराबा आए तो उसको सहन भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों, इस बार के रोजी रोटी अंक में हम बात करेंगे फोर्ड इंडिया का भारत से क्विट कर जाना। ये करीब करीब हाल ही के सालों में सातवीं कंपनी है जो चली गई है। और साथ में हमने ये देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है अगस्त के महीने में बढ़ती जा रही है। इन दो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहली, सर, फोर्ड का जाना। सातवीं कंपनी गई है पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसमें फोर्ड के अलावा शेवरोले यानी कि जनरल मोटर्स है, यूनाइटेड मोटर्स है, हार्ले डेविडसन है, और इसके अलावा फिएट है। कुछ और कंपनियां भी गई हैं। क्यों निराश हैं भारत से ऑटोमोबाइल की विदेशी कंपनियां? दिनेश जी, एक तो आपने जैसे हम लोगों ने मेरे ख्याल से हमारे अगले या उसके पहले के रोजी रोटी एपिसोड में बात की थी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में तकलीफें फेस कर रही है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिए थे, और मेरे ख्याल से काफी थोड़े से तेवर वाले स्टेटमेंट भी थे कि भाई सरकार को बोल रहे थे कि आप कुछ करिए हमारे लिए। इतना हाईली टैक्स्ड जो इंडस्ट्री है वो बड़ा काइंड ऑफ डिफिकल्ट जी प्रोपोजिशन रखती है। और इतना हाईली टैक्स्ड ऑटो सेगमेंट बाकी की जगह पे कहीं है नहीं। तो जी इसीलिए हम लोगों को इसमें सोचने की जरा जरूरत है। जी और हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कहीं वो मोनोपोली तो नहीं क्रिएट करते जा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। जैसे आपने कहा कि ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है कि एक कंपनी जा रही है, ये एक जी ट्रेंड दिखा रही है जी कि ऑटोमोबाइल कंपनी जो बाहर की है, हार्ली डेविडसन हो, उसके पहले की जीएम हो, जी और गुजरात के तो दोनों यूनिट है, जीएम और फोर्ड दोनों गुजरात के यूनिट है। तो जी इसीलिए हम लोगों ने तो उनको आते हुए देखा है। जी और बहुत हम लोग बड़े अरमान से उनको लाए थे। और मेरे ख्याल से फोर्ड और जीएम दोनों को गुजरात में एक सानंद और एक हालोल में लाए हुए थे। और दोनों की एग्जिट जो है वो हमारे लिए एक थोड़ा सा आई ओपनर है कि हमारे यहाँ hyundai और जो मारुति है वो तो दोनों सेटल है, पर हम टेलीकॉम की तरह एक दो सेक्टर को ही ये पूरा हमारा इंडस्ट्री जो है वो उसके हवाले करना चाहते हैं, या हम एक ओवरऑल बैलेंस्ड वे से ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी जो फोर्ड का ये डिसीजन है, मैं समझ रहा हूँ कि उसके कारण जो दिक्कत होने वाली है वो 4,000 फैमिलीज की तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, और 40,000 फैमिलीज जो कि डीलर्स है उनके, उनको तकलीफ होने वाली है। तो डीलर्स एसोसिएशन वगैरह जो है वो ऑलरेडी चिंता जता रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज है 40,000, उनका क्या होगा। कुछ एक हर एक डीलरशिप का एवरेज इन्वेस्टमेंट करीब होता है 7-8 करोड़ का। तो जी मैं समझ रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। जिन्होंने पिछले 1-2 साल में डीलरशिप ली है वो तो कहीं कोई अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं पाए होंगे, और उनको जो है अब क्लोज करनी पड़ेगी यदि डीलरशिप। और फोर्ड का कुछ एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ फोर्ड के लिए ही क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई ऑटोमोटिव एजेंसी के लिए सीधा इसको यूज किया जाएगा। तो उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है करीब मेरे ख्याल से एटलीस्ट अबाउट 170 डीलरशिप है, तो कहीं 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 40,000 फैमिलीज हैं। उसके अलावा मैं समझ रहा हूँ कि जो जो लोगों ने पाइपलाइन में ऑर्डर दे रखे थे फोर्ड के, या जो लोगों ने ऑलरेडी फोर्ड की गाड़ियां, क्योंकि इनके एटलीस्ट 2-3% मार्केट शेयर था, तो इंडिया के जो जो लोग फोर्ड के ओनर है गाड़ी के, उनको भी अभी थोड़ी सी दुविधा हो गई है कि उनको कहीं सर्विस मिलेगी कि नहीं, डीलर्स रहेंगे कि नहीं, स्पेयर पार्ट्स की क्या सिचुएशन होगी। तो डीलर्स हैं उनको खैर एक फोर्ड ने बताया है कि आपको हम थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे टू मेंटेन द सर्विसेज। पर ये कहने की एक बात है और करने की बात कभी कभी अलग हो जाती है। और दूसरे देशों में कहीं कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज एक्ट क्रिएट किया गया है, जिसके कारण कि आप एब्रप्टली ऐसा मार्केट छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उससे जो देश में आप ऑपरेट करते हैं उन देश में काफी हालाकी होती है। मेरे ख्याल से इंडिया को भी कुछ ऐसा करने की भी जरूरत है कि भाई कोई भी कंपनी एकदम से छोड़ के नहीं जा सकती, और जी सरकार को उनको साथ में इसमें लेना पड़ेगा।
सरकार को साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें ताकि हम जो रेड कारपेट से लोगों को बुला रहे हैं उनको रेड कारपेट से रखे भी, वो लोग यहाँ प्रॉस्पर भी करें, वो लोग इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करें और इंडिया में अपना बिजनेस मॉडल जो है वो मेक इन इंडिया का जो हमारा स्वप्न है वो इन्हीं लोगों के थ्रू हो पाएगा। ये आते हैं और यदि चले जाते हैं तो हर एक से हम लोगों को एक लेसन सीखना है, हर एक से हम लोगों को जानना है कि हम लोगों ने क्या ठीक नहीं किया और उसको सुधार करते जाना है। तब जाके इनका जो एग्जिट है उसमें से हम कुछ सीख पाएंगे और आगे का अपना रास्ता थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे। भारत में हमेशा एक कहानी बार बार दोहराई जाती है कि पहले तो सरकार सोने की वो एक अंडा देने वाली मुर्गी जो होती है उसको पहले खत्म कर देते हैं कि सारे अंडे एक साथ में मिल जाएं, और फिर बाद में उसे बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि टेलीकॉम के अंदर वही हुआ, अब वोडाफोन इज इन द डेथ बेड, तो अब वहां पर कुछ कदम उठाने की बात हो रही है। कदम उठाए नहीं गए हैं अभी तक कोई भी। कल को यही बात हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में भी हो, फिर बाद में सरकार उस समय कुछ राहत देने की कोशिश करे तो उसका कोई फायदा नहीं। दरअसल सरकार की राहत उस समय आती है जब मरीज की सांसें खत्म हो रही होती हैं और उसमें कोई फायदा होता नहीं है। तो सरकार समय रहते अगर बात सुन ले तो कम से कम कई इंडस्ट्रीज को बचाया जा सकता है, वो फ्लोरिश करेंगी, ग्रो करेंगी। पर सरकार अपना ही रोना रोती रहती है, हमारे पास टैक्स नहीं है। तो टैक्स का मतलब ये तो नहीं होता कि आप जितना मर्जी उनको निचोड़ना निचोड़ दो। अल्टीमेटली उनकी भी कैपेसिटी है, जनता की भी कैपेसिटी है, आपको अपनी एक लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन ये रैशनैलिटी और लॉजिक सरकार को बहुत बार समझ नहीं आते हैं। दूसरा मुद्दा लेते हैं। सीएमआई के आंकड़े आए हैं सर, रूरल और अर्बन दोनों अनएम्प्लॉयमेंट अगस्त महीने में बहुत बढ़ गई। नेट फिगर्स जो आए हैं, करीब करीब 17 लाख लोगों ने अगस्त के महीने में नौकरी गंवाई। और जो लेटेस्ट आईआईपी फिगर आए हैं 11.5% के हैं, जो निराशाजनक है, जो उससे पहले के महीनों से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, अगर लोगों की नौकरी चलेगी अगस्त में तो जुलाई और अगस्त के बाद धीमी पड़नी शुरू हो गई है। और जब ये क्वार्टर का एंड होगा सितंबर में, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स के चक्कर में भी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने की संभावना है। ये स्थितियां कोई इतनी अच्छी रोजी नहीं लगती हैं सर। हमारा तो प्रोग्राम का टाइटल ही रोजी रोटी है, तो हमेशा रोजी का जो मामला है वो हमारे लोगों के लिए हार्ट के बहुत करीब है। हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो यंग लोगों का है और यंग लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और यदि एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दे पाते हैं तो हम किस टाइप के समाज का निर्माण करेंगे। जी हम तो वो लोगों को चाहते हैं जो कि कमाएं, इन्वेस्ट करें, इंडियन जी इकोनॉमी में अपना हाथ बढ़ाएं जी और आगे जाके अपना एक उज्जवल भावी जो है वो इंडिया में प्रस्थापित करे। जी यदि वो नहीं कर पाते हैं तो हम मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए हैं मेरे ख्याल से करीब 40 करोड़ का हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कहीं 2-2.5 करोड़ लोग नौकरियां पिछले कुछ एक महीने में खोए हैं। आपने जैसे अगले अगस्त महीने की बात की, 70 लैक्स जॉब लॉस की। मैं कह रहा हूँ कि ये एक अकेला महीना नहीं है, हम कुछ एक पिछले महीनों में अपने जॉब लॉस को महसूस कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। हमारे कहीं रोजी रोटी देखने वाले जो हैं वो भी कहीं ऐसी जॉब की सिचुएशन में होंगे कि उनको दिक्कत हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो रियल है, तकलीफदेह है। अभी शायद थर्ड वेव कोरोना का आएगा, अक्टूबर में नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से बॉम्बे में कुछ एक केसेस की बातें सुनने में आ रही है। तो यदि अभी थर्ड वेव भी आएगा तो मेरे ख्याल से आगे की, आपने तो सितंबर तक की बात की, पर मैं समझ रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है वो भी थोड़ा सा अभी अनसर्टन सा लग रहा है। इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में सरकार को एक तो डिमांड साइड पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि यदि डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट की भी एक रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत जरूरत है, न सिर्फ पेपर पे पर एक्चुअल जो जमीन पे काम हो, जब ग्राउंड ब्रेकिंग हो, तब जाके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा जब जब तकलीफ होती थी, जब काइंड ऑफ दुकाल होता था, तब वो लोग कुएं खुदवाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते थे। मेरे ख्याल से हम लोगों को भी ये एक आपदा का समय है, तकलीफ का समय है, तो तब जाके ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एक लॉन्ग टर्म में हमारा कॉम्पिटिटिव एज बिल्डअप हो।
हम सड़कें ऐसी बनाएं ताकि इकोनॉमी को मदद हो और अभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हम यदि गाँव में पानी तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज है और उसमें हम लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म हमारे अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही कैपेबल बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से करने की बहुत ज़रूरत है ताकि इमीडिएटली लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुँचे और डिमांड साइड पे जितना काम होगा, डिमांड साइड जितनी हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, इतना ही प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, इतनी ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये दोनों साइड पे सरकार को जो अभी स्टिमुलस पैकेज दे रही है, उसके साथ ये दोनों को करने की बहुत ज़रूरत है कि डिमांड को बढ़ाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इमीडिएटली जो डूएबल प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ बातें ना करें। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कभी-कभी हम बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें साल निकल जाते हैं। अभी तो ये सोचिए कि लोगों को अगले दिन खाने की क्या है, वो फ़िक्र है क्योंकि नौकरी छूट गई है, महँगाई बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में कुछ लोगों को राहत इमीडिएटली मिले, उसके लिए सरकार कोई प्रयत्न करे दोनों साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड साइड पे और उसका असर जल्दी से जल्दी हो तो हम अपना अगला क्वार्टर जो है, वो पिछले क्वार्टर से बेहतर बना सकते हैं। वरना कोरोना के भय से अगला क्वार्टर जो है वो पिछले क्वार्टर से और खराब ना हो, वो हम लोगों को करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक टेल पीस छोटा सा कल के इकोनॉमिक पेपर्स में भी था ये कि 57% राइज नेचुरल गैस में होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से डेट आ गई, ये फिर से रिमाइंडर आ गया। हमने पहले एक खबर दी थी इस बारे में। इसमें सीएनजी, पाइप गैस और बाकी जो प्रोडक्ट आते हैं, तो एक वॉपिंग राइज के लिए 1 अक्टूबर के बाद दर्शक मित्रों तैयार रहिएगा। जो सीएनजी भरवाने वाले हैं, जो घरों में हम जैसे लोग जो पाइप गैस आती है यूज करने वाले हैं, हमें भी उस बॉम्ब शेल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज होगा 57% का एट वन गो, जो पहले हमने कभी देखा नहीं है। तो खैर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बाद में भी। और हम नयन पारिक जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला अपने विदेश यात्रा के इस बीच में बिजीनेस के कारण। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दर्शक मित्रों, हम मिलेंगे थैंक यू आपसे सो बहुत मच। जल्दी अगले एपिसोड में रोजी रोटी में। अपनी फीडबैक भेजते रहिएगा, बताते रहिएगा प्रोग्राम कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।